जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो माननीय अमर सिंह राही जी एवं उनके सुपुत्र अवनीश राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के पूना कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूना पैक्ट से पहले लंदन में होने वाली दूसरी गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए जाते हैं और वहां पर किस प्रकार से यहाँ के शोषितों, वंचितों और पीड़ितों का पक्ष रखते हैं और किस प्रकार बाबा साहब बहुजनों के लिए 4 मुख्य अधिकार प्राप्त करते हैं और किस प्रकार गांधी जी उन सभी अधिकारों को नकारने के लिए आमरण अनशन करते हैं आदि से संबंधित बातें इस वीडियो में हैं। साथियों, आप सभी लोग शांत मन से इसको सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर अवश्य कर दीजिए, इस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और जो साथी नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। दूसरी गोलमेज सम्मेलन होने जा रही है। इस गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अतिरिक्त शास्त्री जी, शप्रू, जयकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत की कोकिला माननीय सरोजिनी नायडू, गांधी जी, मिर्जा इस्माइल, जिन्ना, रामास्वामी मुदत्तियार, डॉक्टर एस.के. दत्ता आदि विभिन्न भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। बाबा साहब लंदन जाने से पहले अपने लोगों को संबोधित करते हैं। तो साथियों, इसी संबोधन से आज का वीडियो शुरू करते हैं। बाबा साहब अपने लोगों को कहते हैं कि आजादी के परवानों, आजादी का आफताब देखने के लिए सिर पर सेहरे नहीं कफन बांधने पड़ते, हाथों में खिलौने नहीं बंदूकें उठानी पड़ती हैं। आज वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वो तुम्हें आवाज दे रहा है कि पहले अपने बदन से बुज़दिली की चादर उतार कर फेंको, तब तुम्हें अपने बदन पर अपमान और अत्याचार के इतने घाव दिखाई देंगे कि तुम बागी हो जाओगे। कि अगर दासता की जंजीरें, अगर दासता की जंजीरें दलितों आप काटना चाहो, तो तुम लक्ष्य प्राप्ति के काजे हे दलितों संगठित हो जाओ। तब तक मैं भी संघर्ष करूं, तब तक मैं भी संघर्ष करूं, जब तक ना मुझे अधिकार मिले। और वो विजय पताका सेहरा भी तुम सब लोगों के शीश बंधे। कि 125 सदस्यों की जो कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, 125 सदस्यों की जो कॉन्फ्रेंस बुलवाई है और दलितों के केवल 2 प्रतिनिधि, ये बात समझ नहीं आई है।
कि विश्वास रखो अपने दिल में, विश्वास रखो अपने दिल में, हम दो ही सब कुछ कर देंगे, और आकाश और पाताल दोनों को एक जगह पर कर देंगे। कि गांधी जी से कल बात हुई, गांधी जी से कल बात हुई, इनके दिल अंदर से काले, और दलितों के हित में ये हिंदू कुछ काम नहीं करने वाले। इस कारण अपने पैरों पर, इस कारण अपने पैरों पर तुम खड़ा और चलना सीखो, अपने अधिकार प्राप्त करने संघर्ष और लड़ना सीखो। कि मोती रोपी शोषित माला, नहीं तितर बितर कर खोना है। कि मोती रोपी शोषित माला, नहीं तितर बितर कर खोना है। अब इन्हें इकट्ठा कर कर के धागे में तुम्हें पिरोना है। तुम एक संगठित हो करके, तुम एक संगठित हो करके जब तक नहीं शक्ति बढ़ाओगे, तुम स्वाभिमान और अधिकार और सम्मान नहीं कुछ पाओगे। तो सभी वर्ग के आमंत्रित प्रतिनिधि लंदन पहुंच जाते हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है। कॉन्फ्रेंस में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस की ओर से स्थापित कमेटियों की रिपोर्ट पर विचार करना था। सबसे प्रथम गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो गांधी जी कहते हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस सभी भारतीयों के हितों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि मुसलमान इसके सदस्य हैं तथा प्रधान भी हैं। कांग्रेस दलित वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसने छुआछूत की समाप्ति को कार्यक्रमों में शामिल किया हुआ है। यह पार्टी राजाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने भारतीय रजवाड़ों और रियासतों के आंतरिक और घरेलू परिस्थितियों में हस्तक्षेप न करके उनकी भी सेवा करने का प्रण किया है। यही नहीं, कांग्रेस महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि डॉक्टर एनी बेसेंट और माननीय सरोजनी नायडू इसकी प्रधान हैं। इसलिए मैं कांग्रेस का ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का प्रतिनिधि हूं। कि अंबेडकर जी भांप गए गांधी का व्यवहार, और बैठक में तब कर रहे अपने व्यक्त विचार। बाबा साहब कहते हैं कि जो कुछ मांगे रियासतें नहीं उन्हें मिल जाए, और किंतु कमेटी का मुझे ये ना व्यवहार सुहाए। कि ये ना व्यवहार सुहाए, गौर तुमको फरमाना होगा, और शामिल करने से पहले स्पष्ट बताना होगा। कि नागरिकों का जीवन स्तर तुम्हें उठाना होगा, और मनोनयन की जगह तुम्हें मतदान कराना होगा। कि रियासतों के ये भूधर रूढ़िवादों के पक्षधर, और ना दो अधिकार विशेष स्वतंत्रता और प्रगति मार्ग में बाधक सभी नरेश।
कि भाषण सुन विचलित हुए, भाषण सुन विचलित हुए सारे विश्वेदार, और इधर बोलने के लिए गांधी जी तैयार। कि मनोनयन के विषय में कही गई जो बात, और उसमें सहानुभूति अम्बेडकर के साथ। गांधी जी कहते हैं कि रियासतें क्या करें व क्या ना करें, इसका हमको अधिकार नहीं। इस कारण मैं अम्बेडकर की ये बात करूं स्वीकार नहीं। भारत का एकमात्र प्रतिनिधि जनता ने भेजा हूं चुनकर, और यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि आया नहीं निर्वाचित होकर। हिंदू मुस्लिम सिख समस्या से मैं काफी परिचित हूं। अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, इस मत से मैं भी सहमत हूं। विशेष हितों की सूची को बहुत ध्यान से मैंने सोचा है, किंतु अच्छी अछूतों के बारे में अम्बेडकर का मत ओछा है। कि दलित अछूतों के हित का दायित्व निभाने को तत्पर, फिर खपा किस लिए होते हैं ना मालूम मुझसे अम्बेडकर। कि उतने ही प्रिय अछूत जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किस लिए विरोध भी करते हैं ये बात समझ में नहीं आई। कि हिंदू मुस्लिम और सिखों की केवल बातें स्वीकार मुझे, इनके अतिरिक्त किसी को भी देना नहीं है अधिकार मुझे। कि गांधी जी ने जो किए अपने प्रकट विचार, और विदित हो गया सभी को ये उनका व्यवहार। तो बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस और आपसे नहीं मिलना इंसाफ, और दलितों की प्रति आपकी नीयत नहीं है साफ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि जितने भी रजवाड़ में रियासत विश्वेदार, और उनके संग हो सभी का संतोषपूर्ण व्यवहार। कि संतोषपूर्ण व्यवहार देश के हैं नरेश निर्माता, अब फिर क्यों उनका विरोध हो रहा नहीं समझ में आता। कि प्रारंभिक शिक्षा पर पर्याप्त अगर हो जाता, तो दलित शब्द ऐतिहासिक फिर केवल बनकर रह जाता। बाबा साहब उत्तर देते हैं कि मालवीय जी बोलते बिल्कुल सफेद झूठ, अब पढ़ने लिखने के बाद भी हूं मैं अभी अछूत। कि अधिवेशन में अल्पसंख्यकों की समस्या पर विचार होना था। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य एक भेंट माननीय सरोजनी नायडू निवास स्थान पर होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार गांधी जी के समक्ष पेश किए, परंतु उन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई। गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा कि यदि शेष प्रतिनिधि दलित वर्ग की मांगों पर सहमत हो जाते हैं तो वो भी सहमत हो जाएंगे। अल्पसंख्यकों संबंधी कमेटी की बैठक प्रारंभ हो जाती है। सदन में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री अपने विचारों से
अवगत कराते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का प्रश्न था एक अहम सवाल, किंतु सभी ने ये प्रश्न ये उलझन में दिया डाल। डॉक्टर एस के दत्ता कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का मुद्दा ये प्रतिनिधि हल नहीं कर पाए और इसीलिए हुकूमत को इसका अधिकार सौंप दिया जाए। पंडित मदन मोहन जी कहते हैं कि ये उचित सुझाव आगा खाका जो मेरे भी मन को भाए, इसमें हित सबका समझो अधिवेशन उठा लिया जाए। तो हिंदू मुस्लिम मध्य में समझौते की बात और अंबेडकर को हो गया इस बारे में ज्ञात। तो बाबा साहब कहते हैं कि उप समिति को अपने मतों से मैं पहले ही करा चुका अवगत, अब प्रतिनिधित्व की बात रही कितना कितना होगा प्रतिशत। इस मुद्दा को हल करने की गुपचुप चल रही सिफारिश है कि इस मुद्दा को हल करने की गुपचुप चल रही सिफारिश है, लेकिन उन लोगों से मेरी थोड़ी सी एक गुजारिश है कि गांधी जी कांग्रेस का ही बेशक प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बांध नहीं सकते हमको अरु नहीं हम उनसे डरते हैं कि चाहे जो मांगे कोई यहाँ विशेष अधिकार और चाहे देने के लिए हो कोई तैयार, कि हो कोई तैयार सभी जन सुन लो कान लगाई और बिना बात के नहीं चाहता लेना मोल लड़ाई, कि मेरे भाग में से देने की हिम्मत अगर जुटाई तो उस व्यक्ति की खैर नहीं इसमें ही बहुत भलाई, कि पूर्ण बल से कहता हूं और ना मैं दब कर रहता हूं और किसी को दो अधिकार मेरे भाग में से लेने का कोई नहीं हकदार। छोड़ा नहीं संदेह है कुछ हो प्रसन्न चाहे रुष्ट, अब अंबेडकर ने कर दिया दृष्टिकोण स्पष्ट। तो गांधी जी ने एक बार पुनः अधिवेशन उठाए जाने का सुझाव दिया और कहा कि मुस्लिम प्रतिनिधियों से बातचीत करना चाहते हैं। इस बात पर डॉक्टर अंबेडकर खड़े हो जाते हैं तथा अपनी बात कहना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं कोई अड़चन प्रारंभ करना नहीं चाहता, फिर भी ये जानना चाहता हूं कि क्या दलित वर्ग के प्रतिनिधि भी इस औपचारिक समिति में सम्मिलित किए जाएंगे? गांधी जी, हाँ क्यों नहीं। बाबा साहब कहते हैं, धन्यवाद। प्रतिनिधियों की ओर मुंह करके व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अधिवेशन में कह चुके गांधी पहली बार और अन्य वर्ग समुदाय को दूना कोई अधिकार, कि दूना कोई अधिकार करी स्पष्ट घोषणा जारी, वो हिंदू और सिख ही केवल हैं इसके अधिकारी, कि दलित ईसाई लोगों की क्यों बात नहीं स्वीकारी
और ये पूछो तुम गांधी जी से, क्या हमने गाय मारी कि नहीं, ये उचित व्यवहार कर रहे सौतेला व्यवहार। और बना जो भारत का संविधान, मान्यता करी न अगर प्रदान, आपको सत्य बतलाऊं और रहा समर्थन बहुत दूर, बैठक तक मैं नहीं जाऊं। अंत में 8 अक्टूबर 1931 को बड़े दुख के साथ ये घोषणा कर दी जाती है कि बातचीत विफल हो गई। कि बाबा साहब कहते हैं कि सूचित करने में मुझे होता है संताप, अब विफल हो गई सब तरह आज वार्तालाप। कि हुई वार्ता विफल, कोशिशें रही निरंतर जारी, और असफलता का कारण प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी। कि चुने नहीं अच्छे प्रतिनिधि, जिनसे आशाएं भारी, और क्या ये ही प्रतिनिधि पाए थी इतनी दुनियादारी। कि बदल गया उल्टा पासा, हो गई धूमिल आशा, और हुआ नहीं पूरा ख्वाब, अब विवश हो बैठक उठान का देना पड़ा सुझाव। इस सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधि जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, इसी कारण समझौता नहीं हो सका। दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक समस्या उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है जितने स्वराज संबंधी प्रश्न। अतः इस समस्या पर समय बर्बाद ना करके अन्य प्रश्नों पर विचार किया जाए, ये गांधी जी का कथन था। कि जनप्रतिनिधियों के लिए गांधी रहे ललकार, और तभी बोलने को हुए अम्बेडकर तैयार। बाबा साहब कहते हैं कि सर्वसम्मति से लिया निर्णय कल ही रात, और गांधी जी ने साथ में किया घोर आघात। कि किया घोर आघात, साथ नहीं निर्णय उचित लिया है, और मनोनीत प्रतिनिधि नहीं कोई कहकर अपमान किया है। कि अल्पसंख्यकों का मुद्दा सदैव को उठा दिया है, और गांधी जी के कृत्यों से सबका ही दुखित हिया है। कि आए ना आए बिना बुलाए, प्रतिनिधि चुन कर आए, और अगर मुझको दो अवसर, तो अछूत भाई मुझको ही निश्चित भेजें चुनकर। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी ये बात मेरे मन को नहीं बिल्कुल भाई है। कि गांधी जी ये बात मेरे मन को नहीं बिल्कुल भाई है। कांग्रेस दलितों का भी प्रतिनिधित्व करती आई है। करते प्रतिनिधित्व दलितों का ये कांग्रेस का दावा है। इसमें नहीं सत्य जरा सा भी, ये केवल मात्र दिखावा है। कि भारत के कोने कोने से आई हैं तारे मेरे पर, इसलिए अछूतों का प्रतिनिधि हो सकता केवल अम्बेडकर। कि दलित समस्या हल करने या तो ये समिति प्रयास करे, या फिर ब्रिटिश सरकार इसे कानून बनाकर पास करे। कि ये दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने देश के भाग विधाता के रूप में गांधी जी को अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा। मेरे विचार से गांधी जी एक अयोग्यतम व्यक्ति सिद्ध हुए। एकता सूत्र स्थापित करने के स्थान पर
उन्होंने आरंभ से ही गैर कांग्रेसी प्रतिनिधियों को देश का ही मानने से इनकार करके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच वैमनस्यता की खाई चौड़ी कर दी। तो साथियों, प्रथम के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी विफल रहा। इस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।